वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको मैं लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि अब जो जितने दिन बचे हैं उसमें आपको अगर प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखेंगे तो इससे आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी जब आप पेपर देने जाएंगे, क्योंकि जब पेपर देने जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे क्या होता है ना जी कि आपको अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि बहुत सारे जब आप क्वेश्चंस देखते हैं तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं कि हम डर जाते हैं। तो आपको जब वैसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस किए रहते हैं तो वो क्वेश्चंस आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और नहीं तो आप 1 मिनट में एक क्वेश्चंस का टाइम दिया होता है, आपको 1 मिनट 2 मिनट आपको समझने में लग जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा जाता है। और जब वैसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस है, डेली आपने देखा है उस तरह की चीज़ों को, तो आपको करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर जाएंगे। साथ साथ कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो दोनों ही तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। तो उसी को देखते हुए मैंने अभी 15 क्वेश्चंस के बहुत सारे सेट आपके साथ डिस्कस भी किए हैं, और आज के सेशन में मैं CDP के क्वेश्चंस 15 दिन लेके आई हूँ। इसके बाद टोटल 30 क्वेश्चन है जिनको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पेपर आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर पेपर का है, ऑथेंटिक आंसर मिलेंगे। अगर आप बुक से रखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स होती है जहाँ से आपको गलत आंसर भी मिलते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा, एग्जैक्ट जो आंसर दिए गए हैं ऑफिशियल आंसर की में वही आंसर है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द डेवलपमेंट फ्रॉम, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लूँगी ताकि आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको भी पेपर में दोनों ही आने वाला है, तो आप कोई भी भाषा में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा पेपर में। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड पेरिफेरल ऑफ एक्सट्रीम डिनोट्स द, किस तरीके के शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है। किस चीज़ को दर्शाता है? विकरणीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, या सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। अगर हिंदी ज़्यादा टफ हो रही है तो आप इंग्लिश वहीं पे सामने रहता है तो आराम से देख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कैस्केड डेवलपमेंट। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सोपानीय विकास शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है। सोपानीय, एक सेकेंड, आपका नहीं होगा, विकेंद्रीकृत भी नहीं होगा, विकिरणीय भी नहीं होगा, तो होगा क्या? ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, यानी शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि की ओर या अग्रांगों की ओर विकास दर्शाता है। किस चीज़ को? ये मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ स्कूल के बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी जगह है, ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। NCF आप जानते होंगे, तो आप जानते हैं कि स्कूल बच्चों के लिए है, बच्चे स्कूल के लिए नहीं हैं। ठीक है, तो प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। इट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान, समूह आज्ञाकारिता, समूह निर्देश पालन, या समूह अनुरूपता का। तो देखिए, कन्फॉर्मिटी होता है वो, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो समूह की अनुरूपता का, ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होती है। किस चरण में? स्थायित्व की, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की गई है। ये किस अवस्था में आती है? मैंने पियाजे का सिद्धांत आप लोगों को पढ़ाया था। संवेदी गामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन, किस में आएगी ये अवस्था? तो ये अवस्था आएगी आपकी ऑप्शन नंबर 1 यानी संवेदी गामक, जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है वहाँ पे इस चरण में ये प्राप्त हो जाती है। यानी किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है। दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन की बात की गई है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो व्यक्तिगत शिक्षा की बात की गई है और ये शिक्षा का इस कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, महीनों के डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। महीने की बात की गई है और आपके घर में आप जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं करीब करीब 18 से 24 महीने। 18 से 24 महीने का मतलब है कि 1.5 साल से ऊपर का जब बच्चा, सॉरी 1 सेकेंड, छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर रहा है। शब्दों की बात नहीं की गई है यहाँ पे, वाक्यों में बोलना शुरू करेंगे। तो हाँ, 18 से 24 महीने के जो बच्चे, महीनों की आयु के जो बच्चे होते हैं, यानी 2 साल तक के जो करीब बच्चे, महीने के 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? गैल्टन, बिने, स्टर्न या टर्मन के द्वारा। बुद्धि लब्धि, आईक्यू आपने पढ़ा होगा अगर, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही, जब आप इंटेलिजेंस चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन एक तरीके से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है और ये आपको तो आना चाहिए। इसके आंसर है स्टर्न। ठीक है, सृजनात्मकता की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। किस चीज़ को माना जाता है? द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिक, अविश्रित सोच और विविध सोच। मान लीजिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगर हिंदी ज़्यादा लग रही है तो यहाँ पे आपके सामने इंग्लिश भी है। तो ऑफलाइन में यही एक अच्छी बात होती है कि ऑफलाइन पेपर में ना आपके सामने सामने दिए होते हैं, और यही अगर ऑनलाइन होता है तो ऊपर नीचे करना पड़ता है। एक बार हिंदी देख रहे हैं तो इंग्लिश के लिए आपको ऊपर करना पड़ता है। यहाँ क्या है, सामने सामने दिया रहता है। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो फ्लूइड इंटेलिजेंस से समझ लीजिए, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज तो समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे सृजनात्मकता को जो है वो विविध सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक या विभक्ति विषयक, फोनोलॉजिकल, ग्रामेटिकल, सिंटैक्टिक या इन्फ्लेक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि संबंधी। ध्वनि संयोजकों को ध्वनि संबंधी फोनोलॉजिकल नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आज का। जब सोचने की प्रक्रिया, अच्छा अगर आप लोगों को ये मेरी कोशिश अच्छी लग रही हो तो आप लोगों को प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप वीडियो कैसे लगी। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? संस्कृति प्रभावित कहते हैं, भाषा निर्धारित कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष या सामाजिक भाषाई उद्धृत। क्या बोलते हैं? सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित। ठीक है, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन।
अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का या अनुमानी विधि का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुमानी विधि का, यानी ह्यूरिस्टिक विधि का। ठीक है, देखिए वहीं पे ना ह्यूरिस्टिक और अनुमानी, इसकी हिंदी थोड़ी जैसे कि ह्यूरिस्टिक में और भी शब्दों का यूज़ किया जाता है ह्यूरिस्टिक के लिए हिंदी में। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप आराम से इधर देख सकते हैं। मुझे भी कुछ थोड़ा सा लगा था तो मैंने इसको इधर से देखा तो मुझे क्लियर हो गया आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं और इसका यूज़ आदमी को करना चाहिए जब पेपर में दोनों ही सुविधा दी हुई है तो। और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना देती। वह उपयोग करती है क्या? कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। आप जानते हैं कि विश्लेषण में एनालिसिस जब करते हैं तो छोटे छोटे पार्टों में किसी भी समस्या हो चाहे कोई भी चीज़ हो उसको ब्रेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे विश्लेषण विधि का उपयोग किया जा रहा है। पुरुष की और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है। लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है और लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। समाज निर्धारित कर रहा है भाई, तो समाज निर्धारित कर रहा है तो आंसर आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। क्या हो गया? लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण हैं। परीक्षा के उत्तर प्रश्नों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र में एकेडमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। क्या होगा राइट आंसर? ये किस चीज़ के उदाहरण हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 यानी अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की ये गणन विधि है, जिसमें ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय की ये सब अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है किस चीज़ में? अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। ये जो है कि शिक्षण अधिगम किस तरीके से प्रभावशील है या नहीं, उस चीज़ का मूल्यांकन करने के में काम सहायता करता है शिक्षक की, कि हमें और क्या शिक्षक को प्रभावी बनाने के लिए बच्चे और ज़्यादा सीख सके, उसके लिए हमको और क्या करना है, इसके लिए मूल्यांकन में शिक्षकों की सहायता करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। और इसके आगे के क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे आगे की वीडियो में। तो चैनल पे बने रहिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। और नोटिफिकेशन के लिए आपको पता ही क्या करना है, कमेंट करिएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।